हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फिजिक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है ऑप्टिक्स, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स में जैसा कि प्रकाश का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पहले ही 7-8 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का मैक्सिमम, वो वीडियो आप लोग प्रकाश के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। और इसमें हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे किरणों के बारे में कि रेज क्या होती हैं, किरणें क्या होंगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के हिसाब से कितने तरह की वस्तुएं होती हैं, लाइट के हिसाब से कितने तरह की वस्तुएं होती हैं। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम हैं, उन दोनों नियमों को पढ़ेंगे और थोड़ा सा विचलन कोण के बारे में पढ़ेंगे। और फिर परावर्तन किन चीज़ों से होता है, यानी दर्पण से होता है परावर्तन, तो हम लोग दर्पण को भी पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, 3 तरह के दर्पण होते हैं। अब इसमें से कौन गोलीय दर्पण है, कौन प्लेन होता है, समझ रहे हो ना, समतल दर्पण होता है। तो इन तीनों दर्पणों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स तो भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश और उसके गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन। तो भौतिकी के जिस ब्रांच में हम लाइट और उसके प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को, उस इंपॉर्टेंट ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश का अध्ययन करते हैं या प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या है, ऑप्टिक्स है। बात समझ में आई। अब हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जैसा कि पहला गुण है परावर्तन, फिर अपवर्तन आएगा, फिर व्यतिकरण आएगा, फिर विवर्तन आएगा, फिर ध्रुवण आएगा। बात समझ में आई। तो ये ढेर सारी फेनामेनाएं हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स, तो प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन भौतिकी की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। फिर है सेकंड थिंग है किरणें, रेज। तो रेज किसे कहते हैं, तो कणों के मार्ग को क्या बोलते हैं, ढेर सारे कणों के मार्ग को क्या बोल देते हैं, किरण। कणों के मार्ग को क्या कहते हैं, किरण, लेकिन सभी कण एक दिशा में हो। बात समझ में आई। कणों के मार्ग को क्या बोलते हैं, किरण। तो कणों को ऐसे ना बनाकर बल्कि हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ तक बहुत ढेर सारे कण मिलेंगे। तो सभी कणों को जोड़कर क्या बन जाएगी, किरण। अब किरणें अपने पास 3 तरह से होंगी, ठीक है। एक तो इस तरह का किरण हमको देखने को मिलेगा, ये। फिर इस तरह की किरणों को हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर इस तरह की किरणों को भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 3 तरह की किरणें होंगी पूरे ऑप्टिक्स में। इन किरणों का नाम होता है समांतर किरणें। इन किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरणें, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज। इन किरणों को बोलते हैं अभिसारी किरणें, सिकुड़ रही हैं। ये ना तो सिकुड़ रही हैं ना तो फैल रही हैं, इनके बीच की दूरी हर जगह समान है। इन किरणों को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणें, कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग रेज। इन किरणों को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणें। कौन सी किरणें, अपसारी किरणें। तो ये किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। तीर का डायरेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अपसारी किरणें यानी डाइवर्जिंग रेज। तो ये 3 तरह की किरणों को हम देखेंगे पूरे ऑप्टिक्स के दौरान। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किरणों के बारे में, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है, किरणें क्या है, ये समझ में आ गया है। तो अब आइए
हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग है प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रतिबिंब पढ़ेंगे, इमेज, प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। तो जैसा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहली चीज, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है। एटलीस्ट 2 रेज इज कंपल्सरी फॉर फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज। इमेज के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज का होना तो ठीक है आवश्यक ही है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण जरूर होनी चाहिए, उससे अधिक किरणें हैं तो चलेगा। तो क्या है, जब किसी बिंदु वस्तु से 2 या 2 से अधिक किरणें चलकर किसी दूसरे बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें चलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, अब वो कैसे मिलती होंगी? अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, चाहे जैसे मिल रही हैं, तो उस दूसरे वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट का क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बिंब बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर जब मिलती हैं, ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है। 2 किरणें तो होनी चाहिए, 2 से अधिक किरणों को भेज दो, सभी किरणें यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और चमकीला बनेगा, चटक बनेगा। जितनी ज़्यादा किरणें आएंगी प्रतिबिंब उतना ही ज़्यादा चमकीला बनेगा। तो 2 ही रहेंगी तभी भी प्रतिबिंब बनेगा, 2 से अधिक रहेंगी तभी भी बनेगा। एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनने वाला है। तो जैसा कि इन किरणों को देख लो, ये किरणें हैं अपसारी और ये किरणें हैं क्या? अभिसारी। समांतर भी हो सकती हैं किरणें। तो अभी अभी जो किरणों के बारे में हम बताए थे, ये किरणें यूज हुई हैं। अब प्रतिबिंब अपने पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ये बार बार आएगा, आभासी प्रतिबिंब और क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो हम लोग मिरर में अपना प्रतिबिंब देखते हैं वो कौन सा प्रतिबिंब रहता है? तो वो आभासी प्रतिबिंब रहता है। बात समझ में आई? आभासी प्रतिबिंब। अब क्या, आभासी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। और वास्तविक को बोलते हैं रियल इमेज। तो कितने तरह की प्रतिबिंब होते हैं? तो 2 तरह के प्रतिबिंब होते हैं। किरणें तो 3 तरह की होती थी, तो 2 तरह के प्रतिबिंब होते हैं, आभासी और वास्तविक। पहली चीज, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को, ठीक है। दूसरी चीज, आभासी प्रतिबिंब जनरली, आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः कैसे बनते हैं? सीधे बनेंगे। आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः हमें कैसे प्राप्त होंगे? सीधे। 100% केस में नहीं, इसीलिए सामान्यता लगा है। ऑप्टिक्स में देखोगे जहां भी वर्चुअल इमेज बनेगा, अधिकतर जगहों पर वर्चुअल इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा, स्ट्रेट होगा। बात समझ में? एकदम सीधा होगा, ठीक है। इसमें क्या है? इसे पर्दे पर बनाया जा सकता है, पर्दे पर बनाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर बनाया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को? रियल इमेज को। रियल इमेज को पर्दे पर बनाया जा सकता है। इन शब्दों का ये डिफिनीशन अगर आप जानते हैं तो इसका बड़ा ही अहम रोल होने वाला है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता है कि कैसा है, आभासी या वास्तविक नहीं कहता है प्रश्न में, तो हमें उसके डिफिनीशन से समझना होता है और उसी हिसाब से चिन्ह परिपाटी लगाना होता है। तो पर्दे पर बनाया
जा सकता है। और दूसरा चीज, वास्तविक प्रतिम सामान्यतः उल्टे बनेंगे। जहां भी वास्तविक प्रतिम हम लोग देखेंगे तो वास्तविक प्रतिम जनरली हम लोग देखेंगे ज़्यादातर उल्टे ही हैं, ठीक है। रेयर केस में ये कैसे प्रतिम बनेंगे, सीधे। वास्तविक प्रतिम सीधा बहुत कम केस में हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कहीं किरणें इस तरह से डॉटेड किरणें आ रही हैं, यानी आभासी किरणें आ रही हैं, ये कैसी किरणें हैं, आभासी किरणें, और एक वास्तविक किरण, एक डार्क, अगर ये दोनों कट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, और जो इमेज बनेगा वो कौन सा होगा, वो भी डॉटेड, उसको हम लोग दिखाएंगे। अगर एक डॉटेड रेज है, एक कैसी रेज है, डार्क रेज है, तो उनसे बनने वाले प्रतिम को हम लोग, ठीक है, कौन सा प्रतिम मानते हैं, ये चिन्ह परिपाटी है, आभासी प्रतिम। और ऐसा आभासी प्रतिम को इस तरह से डॉटेड करके बनाएंगे, या दोनों ही डॉटेड हैं, दोनों ही डॉटेड हैं, तो इमेज तो ऑलरेडी कैसा बनेगा, डॉटेड बनेगा, आभासी प्रतिम बनेगा। और अगर दोनों किरणें वास्तविक हैं, डार्क रेज हैं, तो उनसे बनने वाला प्रतिम भी कैसा होगा, उनसे बनने वाला प्रतिम भी डार्क होगा। इस तरह से बात समझ में आई। तो अब ये था सब कुछ आभासी और वास्तविक के बारे में, इंट्रोडक्शन में इतना ही। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। इसको नोट करते रहें, खूब अच्छे तरीके से समझते रहें, जो डाउट रहे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते भी रहें। तो अब नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट थिंग है वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुओं का मतलब ये हुआ कि अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो अदीप्त वस्तुओं में एग्जाम्पल है लकड़ी, मेज, कुर्सी, मनुष्य, पत्थर, चंद्रमा आदि। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो अदीप्त वस्तुओं के। प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल क्या हैं, यहाँ पर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं सूर्य, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ कोयला, तारा, ये सब आदि। ये सब एग्जाम्पल हैं अदीप्त और प्रदीप्त वस्तुओं के। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इंपॉर्टेंट, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर डिफिनीशन एक बार सुनने से नहीं याद हो रहा है तो उसको वीडियो बैक कर करके 2 बार 3 बार डिफिनीशन सुन लीजिए, और फिर डिफिनीशन बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये कोई अपने पास पृष्ठ है, ये कोई क्या है, पृष्ठ है, सरफेस है, सतह है। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, यहाँ पर माध्यम शब्द का मतलब है माध्यम, अभी इसको भी एक चीज, अब यहीं से बड़ा अच्छा शब्द ध्यान में आ गया, माध्यम भी अभी बता देंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। सरफेस, सतह, तल कुछ भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है। जितना ज़्यादा चिकना रहेगा उतना ज़्यादा परावर्तन हमें देखने को मिलेगा,
इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ठीक है। इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, गिरने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है। इस लंबवत गिरने वाली किरण को, इस किरण को लंबवत जो गिर रही है, पृष्ठ के लंबवत माने 90 डिग्री का कोण जो बना रही है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु बोलते हैं। जितनी भी वस्तुएं हम लोगों को दिखाई देती हैं वो किसके कारण दिखाई देती हैं? तो परावर्तन के कारण। जो भी वस्तुएं हम लोगों को दिखाई देती हैं वो किसके कारण दिखाई देती हैं? परावर्तन के कारण। कैसे? कोई भी वस्तु अगर आप देख रहे हैं तो उस पर जाकर प्रकाश पहले आपतित हो रहा है, फिर वहां से प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है और तब जाकर हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो जितनी भी वस्तुएं हम लोगों को दिखाई देती हैं वो किसके कारण दिखाई देती हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये परावर्तित किरणें, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंसिडेंट रेज। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, कैपिटल एन लिखा जाएगा। ये कौन सा है? रिफ्लेक्टिव रेज। रिफ्लेक्टिव रेज, ये है रिफ्लेक्टिव रेज। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, सरफेस, ये क्या है? इंसिडेंट पॉइंट या रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, दोनों संपाती होते हैं। बात समझ में आई? अब क्या है? परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण होते हैं, ये तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। इसका क्या मतलब है? कि इसका ये मतलब है, जरा देख लो, आपतित किरण अगर बनाए हैं, अभिलंब बनाए हैं और परावर्तित किरण बनाए हैं, तो ये तीनों कहाँ बने हैं? बोर्ड पर बने हैं, यानी उसी के तल पे बने हैं। कोई भी किरण अंतरिक्ष में नहीं है, ये किरण बाहर नहीं ऐसे निकला है। ठीक है। सभी क्या है? एक ही तल में है। जब आप लोग कॉपी में बनाएंगे या जमीन पर बनाएंगे, तो कॉपी में बनाएंगे तो तीनों किरणें किसके तल में रहेंगी? कॉपी के तल में रहेंगी। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों ही क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। तीनों किस में लाई करते हैं? एक प्लेन में लाई करते हैं, एक तल में। हमेशा की कभी कभी, तो आंसर है हमेशा। दूसरी चीज, दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जहाँ भी परावर्तन होता है वहाँ ये आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर। अगर परावर्तन हो रहा है तो आई बराबर क्या होगा? आर होगा। दूसरी चीज, इसको ये वाला कोण अगर हम मान लें अल्फा, ये वाला कोण मान ले बीटा, तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर होते हैं। अल्फा और बीटा भी बराबर होता है। ये कोण 30 है तो ये कोण कितना होगा? 30 होगा। बात समझ में आई? ये कोण 60 है तो ये कोण भी कितना होगा? 60 होगा। ये 50 है तो ये 50 होगा। ठीक है। तो एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो किसके कारण दिखाई देती हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम वस्तुओं को सीन कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है हमेशा। अब फिर क्या, इसी में एक कंसेप्ट और है, विचलन कोण। तो इसको
वीडियो पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी में एक टॉपिक और है, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। क्या है? विचलन कोण। तो समझते हैं विचलन कोण क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ये कोई पृष्ठ है, ये प्रकाश किरण आ रही थी, ये आपतित होकर लौट गई, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, और घटना कौन सी हुई? परावर्तन की। परावर्तन वाली घटनाएं आप लोग किए हैं। घड़ी के डायल से या शीशे से हम लोग क्या करते हैं, अगले के चेहरे पर सनलाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर उसको चकाचौंध होती है। ठीक है, तो वही है परावर्तन। तो अब यहाँ पर जरा समझते हैं एक एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ये है अपनी आपतित किरण, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये पृष्ठ आया और पृष्ठ के आने से ये प्रकाश किरण मुड़ गई। अगर ये पृष्ठ ना आया होता तो ये प्रकाश किरण, ठीक है, सीधे ऐसे जा रही होती। तो ये प्रकाश किरण आ रही, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कितना मुड़ गई? तो ये इतना कोण मुड़ गई। ये वाला एंगल दिख रहा है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। तो क्या है विचलन कोण? कोई प्रकाश किरण अपने प्रारंभिक मार्ग से जितना विचलित हो जाता है, जितना मुड़ जाता है, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, ये कौन सी किरण होती है? तो ये है अपना अभिलंब। ये कोण कौन सा होता है? आई। ये कोण कौन सा कोण होता है? आर। ये कोण कौन सा होता है? विचलन कोण होता है। विचलन कोण को हम लोग लिखते हैं डेल्टा से। अब अगर हम बात करें तो ये एक सीधी रेखा है, ये क्या है? सीधी रेखा है। अब यहाँ पर जरा समझ सकते हैं, सीधी रेखा पर बना कोण होता है 180 अंश। ये थ्योरम अगर हम जानते हैं तो क्या हो जाने वाला है? एंगल आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। तीनों कोण मिलकर कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई 2i, तो 2i हो जाएगा। 2i अगर भेज देंगे हम लोग उस पार तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2i, या i की जगह r भी लिखा मिल सकता है। तो यानी डेल्टा का फॉर्मूला आ गया 180 माइनस 2i बराबर 180 माइनस 2r। यह आ गया विचलन कोण का फॉर्मूला। अगर हमें आपतन कोण पता है तो हम बता सकते हैं कोई प्रकाश किरण कितना विचलित होगी परावर्तन के दौरान। तो ये आ गया डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i बराबर 180 माइनस 2r। तो ये आ गया विचलन कोण। बात समझ में आई? विचलन कोण। विचलन कोण न्यूनतम कब होता है? अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत गिर रही है तो वो लंबवत ही बिना मुड़े, यानी विचलन कोण तब कितना हो जाएगा? तब उस समय विचलन कोण उस समय मैक्सिमम होगा। विचलन कोण मैक्सिमम कब होगा? तो विचलन कोण मैक्सिमम तब होगा जब प्रकाश किरण लंबवत गिरती है। तो लंबवत गिरती है, आगे तो जा नहीं पाएगी, तो इसका मतलब क्या? आई ऐसे नीचे की ओर और इतना मुड़ेगी। कितना मुड़ जाएगी? 180 डिग्री। जाना चाहिए था ऐसे, यहाँ से कितना मुड़ गया? 180 डिग्री मुड़ जाती है। तो विचलन कोण मैक्सिमम कब होता है? तो जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है तो उस समय एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है और 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये विचलन कोण का भी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक है मिरर, दर्पण। मिरर। मिरर का नॉर्मल डिफिनेशन क्या है? तो क्या है मिरर? कांच का अगर कोई टुकड़ा है अपने पास और उसके दो पृष्ठ होते हैं, और कांच के टुकड़े के दो पृष्ठ होते हैं, और किसी एक पृष्ठ पर एक तरफ अगर हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, कलई कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। पहले कांच कैसा होता? अगर एक नॉर्मल कांच हम ले लें तो नॉर्मल कांच होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन अगर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की, पेंट की
या लाल ऑक्साइड की या तमाम चीज़ों की पॉलिश की जाती है। तो अगर एक सिरे पर, एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वो बन जाएगा क्या, मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। दर्पण 3 तरह के होते हैं। दर्पण कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के। इस तरह का दर्पण अगर दिखे, एक पृष्ठ पर क्या किया है, इस तरह से पॉलिश किया हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण है, ये है अपना समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। ये कौन सा दर्पण आ गया, प्लेन मिरर। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी फोकस दूरी होती है इन्फिनिटी और इसकी क्षमता होती है 0 और इसकी आवर्धन, रेखीय आवर्धन इस दर्पण का होता है हमेशा +1। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसकी फोकस दूरी होती है इन्फिनिटी, क्षमता होती है 0, आवर्धन सदैव क्या होता है, +1 होता है, प्लेन मिरर। अगर इस तरह का दर्पण है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या किया गया है, पॉलिश या कलई किया गया है, तो इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसकी फोकस दूरी इन्फिनिटी नहीं होती, इसकी फोकस दूरी हम अलग अलग कर सकते हैं। इसकी क्षमता भी 0 नहीं होती है, इसका आवर्धन 1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो इसकी आवर्धन, इसका रेखीय आवर्धन क्या हो सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस दर्पण का रेखीय आवर्धन 1, 1 से अधिक, 1 से कम, कुछ भी हो सकता है, तो वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो जब हम इसका प्रतिबिंब, इस दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम उसमें बताएंगे आवर्धन क्या है। अभी वैसे मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर याद कर लीजिए। इस तरह का अगर दर्पण है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश या कलई की गई है, दबे हुए पृष्ठ पर, ठीक है, तो इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी भी फोकस दूरी इन्फिनिटी नहीं होती है और दूसरी चीज इसकी भी क्षमता 0 नहीं होती है, लेकिन इसका आवर्धन हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। इस दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन 1, 1 से अधिक, 1 से कम, कुछ भी हो सकता है। इस दर्पण का एक नाम और है मार्केट में, इसका नाम है अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण। और इसे कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण। यानी ये दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है और ये दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। तो ये दोनों गोलीय दर्पण है और ये क्या है, समतल दर्पण है, ये अलग दर्पण है। तो अगर दर्पण के कुल टाइप देखें तो मिरर 3 तरह के होते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण अगर कोई पूछ ले कितने तरह का होता है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पहले इंट्रोडक्शन में इसको समझ सकते हैं। और एक चीज़ और, चलते चलते थोड़ा सा इसी में एक पार्ट छूट रहा है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लेते हैं। क्या है, माध्यम, बार बार ये आएगा, माध्यम, मीडियम। तो मीडियम शब्द अगर आएगा बार बार, तो मीडियम का मतलब क्या होने वाला है, तो मीडियम का मतलब होने वाला है जैसे वायु हो सकता है, एयर, वाटर होगा, जल, द्रव, हीरा, बात समझ में आई, कांच। तो ये सब क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। नहीं तो लड़कों को यही नहीं समझ में आता है कि माध्यम 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 शब्द बार बार यूज होता है, लेकिन माध्यम का मतलब यही सब रहेंगे, माध्यम, निर्वात, ये सब अपने क्या रहेंगे, माध्यम। वैक्यूम जिसको बोलते हैं, ग्लास, डायमंड, लिक्विड, वाटर, एयर, ये सब अपने क्या बनने वाले हैं, तो ये सब मीडियम बनने वाले हैं।
और ये सभी जो अलग अलग माध्यम हैं इनके हम दो कैटेगरियाँ कर सकते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक क्या, एक होता है सघन माध्यम डेंसर मीडियम, और एक होता है अपना विरल माध्यम, रेयरर, तो रेयरर मीडियम। तो दो तरह के माध्यम हम लोग बार बार पढ़ेंगे। सघन और विरल शब्द बार बार आएगा। तो सघन का मतलब होता है जहां पर अणु पास पास होते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे शेडिंग किया रहता है, तो वो सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब वो जहां पर अणु पास पास हो, डेंस माने घना, जहां पर अणु पास पास होते हैं ऐसे माध्यम को बोलते हैं सघन माध्यम। और जहां पर अणु दूर दूर होते हैं ऐसे माध्यम को हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। जहां अणु दूर दूर हो, बात समझ में आई? जहां अणु दूर दूर होते हैं ऐसे माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम। सबसे ज्यादा विरलतम माध्यम कौन है? निर्वात है या वायु है। और सघन माध्यम में तो कोई भी हो सकता है, हीरा होगा, कांच होगा, द्रव होगा, जल होगा, ये सब जनरली सघन माध्यम में यूज किए जाएंगे वायु के तुलना में। तो इसमें इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि पहले हमने बताया है उस टॉपिक को डिस्कशन किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।